कक्षा 10 गणित वर्ष 2017 के प्रश्न पत्र के सेक्शन डी को हल करेंगे। यह सेक्शन प्रश्न पत्र का अंतिम सेक्शन है। इसमें प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। तो 26वां प्रश्न है, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक हवाई जहाज से एक व्यक्ति समुद्र में स्थित 2 जलयानों के अवनमन कोण 60 अंश तथा 45 अंश नापता है। यदि जलयान उस व्यक्ति के दोनों तरफ स्थित हों तो जलयानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है वर्गमूल 3 बराबर 1.732। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेंगे। चित्र में देखिए, ए पर एक हवाई जहाज है, बी और सी पर जलयान है। ए से बी का अवनमन कोण 60 अंश बनता है और जलयान सी का अवनमन कोण 45 अंश बनता है। हम जानते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण होते हैं। और समुद्र तल से जहाज की ऊंचाई आपको 1000 मीटर दी गई है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना ए हवाई जहाज है, बी और सी जलयान है और हमें ज्ञात करनी है बी से सी की दूरी। तो इसके लिए हम मान लेते हैं पीबी को x और पीसी को y। तब बी और सी के बीच की दूरी अर्थात जलयानों के बीच की दूरी आ जाएगी x धन y। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज ए पी बी में हम करेंगे PB बटा PA। तो PB इसका आधार है, PA इसका लंब है। तो आधार बटा लंब होता है कॉट। तो कॉट थीटा की जगह हमारे पास 60 अंश है। PB की जगह लिखेंगे x और PA की जगह लिखेंगे 1000। कॉट 60 का मान 1 बटा वर्गमूल 3। अब 1000 से हम 1 को गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1000 बटा वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से अंश और हर में गुणा करेंगे। हर में वर्गमूल 9 अर्थात 3 आएगा और अंश में 1000 वर्गमूल 3 बनेगा। अब हम वर्गमूल 3 की जगह लिखेंगे 1.732 जो कि आपको प्रश्न में दिया गया है बटा 3। 1000 से 1.732 को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1732 और बटा 3 को हम वैसे ही लिखेंगे। पुनः हम समकोण त्रिभुज APC में जाएंगे। इसमें हम करेंगे PC बटा PA अर्थात आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब होता है कॉट और यहाँ पर का जो कोण है वह है 45। PC आपको दिया गया है y, PA का मान है 1000 और कॉट 45 का मान होता है 1। 1000 से 1 को गुणा करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 1000। यह भी मीटर में होगा। अब हमें दोनों जलयानों के बीच की दूरी BC ज्ञात करनी है। तो जलयानों के बीच की दूरी आ जाएगी x प्लस y। x का मान है 1732 बटा 3 धन y का मान है 1000। इसे हम हल कर लेंगे। हल करने पर यह 1577.33 मीटर प्राप्त होगा। तो दोनों जलयानों के बीच की दूरी हो जाएगी 1577.33 मीटर। प्रश्न नंबर 26 में अथवा वाला प्रश्न है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 9 का है। इसे आप स्वयं हल करेंगे। प्रश्न 27, किसी कार्य को पूरा करने में अनुभव की अपेक्षा अभिषेक 6 दिन कम लगाता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो बताइए कि अनुभव अकेले कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। तो हम मान लेते हैं, माना अनुभव पूरे काम को x दिनों में पूरा करता है। प्रश्न के अनुसार अभिषेक कार्य को पूरा करने में मानव की अपेक्षा 6 दिन कम लेता है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार अभिषेक द्वारा काम पूरा करने में लगा समय बराबर x ऋण 6 दिन। अब अनुभव के 1 दिन का काम हो जाएगा 1 बटा काम पूरा करने के दिनों की संख्या अर्थात 1 बटा x और अभिषेक के 1 दिन का काम हो जाएगा 1 बटा x ऋण 6।
दोनों के एक दिन का काम होगा 1/x धन 1/x ऋण 6। अब देखिए प्रश्न के अनुसार दोनों मिलकर काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों के एक दिन का काम होगा 1/4। तो हम लिखेंगे 1/x धन 1/x ऋण 6 बराबर 1/4। अब हम दोनों हरों का लॉसो लेंगे जो कि x इंटू x ऋण 6 आएगा, और x ऋण 6 से 1 को गुणा करेंगे, x से 1 को गुणा करेंगे तो ये बनेगा x ऋण 6 धन x, और 1/4 को दाईं ओर वैसे ही लिखेंगे। x और x जुड़ेगा तो 2x बनेगा, ऋण 6 बटा x से x ऋण 6 को गुणा करेंगे तो यह आएगा x स्क्वायर ऋण 6x बराबर 1/4 वैसे ही रहेगा। अब हम x स्क्वायर ऋण 6x से 1 को गुणा करेंगे और 4 से 2x ऋण 6 को गुणा करेंगे, तो x स्क्वायर ऋण 6x से 1 को गुणा करने पर इसका मान x स्क्वायर ऋण 6x ही होगा, बराबर 4 से 2x ऋण 6 को गुणा करने पर यह 8x ऋण 24 हो जाएगा। अब हम 8x ऋण 24 को बाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, और बाईं ओर x स्क्वायर ऋण 6x है, यहाँ से ऋण 8x आएगा तो ऋण 8x और ऋण 6x का मान ऋण 14x हो जाएगा। ऋण 24 बाईं ओर आकर धन 24 हो जाएगा, बराबर दाईं ओर शून्य बचेगा। अब हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुकी है जिसमें हमें 24 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग 14 हो। तो ऐसे गुणनखंड ऋण 12 और ऋण 2 होंगे, क्योंकि ऋण 12 और ऋण 2 को जोड़कर ऋण 14 होता है और ऋण 12 गुणा ऋण 2 का मान धन 24 होता है। तो हम ऋण 14x की जगह ऋण 12x ऋण 2x लिखेंगे और x स्क्वायर धन 24 को हम ऐसे ही लिखेंगे बराबर शून्य। अब हम प्रथम दो पदों में x कॉमन ले लेंगे तो यह बचेगा x ऋण 12 और ऋण 2x धन 24 में ऋण 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x ऋण 12। अब इनमें हम x ऋण 12 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x ऋण 2। तो x के दो मान आपको मिलेंगे। जब x ऋण 12 बराबर 0 लेंगे तो x का मान 12 आएगा, और x ऋण 2 को यदि हम शून्य रखेंगे तो x बराबर 2 होगा। x बराबर 2 अमान्य होगा, क्योंकि यदि अनुभव काम को 2 दिन में पूरा करता है, अभिषेक उससे 6 दिन कम अर्थात 2 ऋण 6 अर्थात ऋण 4 दिन में पूरा करेगा। दिनों की संख्या ऋण में नहीं हो सकती है, इसीलिए हम x बराबर 2 को अमान्य लेंगे। अतः अनुभव काम को अकेले पूरा करेगा बराबर x दिनों में अर्थात 12 दिन में। यही प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 27 के अथवा का प्रश्न है, यदि किसी यात्री ट्रेन की चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 150 किमी की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। ट्रेन की मूल चाल ज्ञात कीजिए। तो हम इसके लिए ट्रेन की मूल चाल को x किमी प्रति घंटा मान लेंगे। अब ट्रेन को 150 किमी दूरी तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी है 150, चाल है x, 150 बटा x। अब प्रश्न में कहा गया है यदि ट्रेन की चाल 5 किमी बढ़ती है तो समय 1 घंटा कम लगता है। तो हम ज्ञात करेंगे चाल 5 किमी बढ़ाने पर नई चाल, पहले चाल थी x, 5 किमी बढ़ने पर यह हो जाएगी x धन 5 किमी पर आवर। तो नया समय अब आ जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी है 150, चाल है x धन 5। प्रश्न के अनुसार जो नया समय है वह पहले समय से 1 घंटा कम है, यानी पहला समय ऋण बाद का समय बराबर 1। तो पहला समय है 150 बटा x, ऋण दूसरा समय है 150 बटा x धन 5 बराबर 1। अब हम 150 को कॉमन ले लेंगे तो यह 1 बटा x ऋण 1 बटा x धन 5 बचेगा। तो यहाँ पर हम x और x धन 5 को लॉसो ले लेंगे। तो x धन 5 से 1 को गुणा करेंगे तो x धन 5 आएगा, और x से 1 को गुणा करेंगे तो x आएगा बराबर 1। दाई साइड होगा x और माइनस x आपस में कट जाएंगे, बचेगा 150 गुणा 5 बटा x गुणा x धन 5 बराबर 1। 150 से 5 को गुणा करेंगे तो 750 मिलेगा। x से x धन 5 को गुणा करने पर x स्क्वायर धन 5x मिलेगा बराबर 1। अब हम x स्क्वायर धन 5x से 1 को गुणा करेंगे तो यह होगा x स्क्वायर धन 5x बराबर 750। फिर 750 को हम बाईं ओर ले जाएंगे तो यह बाईं ओर जाकर
ऋण 750 हो जाएगा। अब हमें 750 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर धन 5 हो। तो धन 5x की जगह पर आप धन 30x ऋण 25x लिखेंगे, क्योंकि धन 30 और ऋण 25 का गुणनफल ऋण 750 होगा। अब हम पहले दो पदों में x कॉमन लेंगे तो यह x धन 30 मिलेगा, ऋण अंतिम दो पदों में 25 कॉमन ले लेंगे तो यह x धन 30 बचेगा बराबर 0। तो आपको दो गुणनखंड मिलेंगे, x धन 30 और x ऋण 25। x धन 30 को 0 लेंगे तो x बराबर ऋण 30 होगा। अब चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसीलिए हम इसको अमान्य करेंगे, यानी यह उत्तर नहीं हो सकता है। तो दूसरा हम लेंगे x ऋण 25 बराबर 0, तो x बराबर 25 यहाँ से मिलेगा। अतः ट्रेन की मूल चाल जो कि हमने x मानी थी वह आ जाएगी 25 किमी पर आवर। यही प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 28, यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब खींचा जाए तो इस प्रकार बने दोनों त्रिभुज तथा मूल त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। चित्र में कोण BAC बराबर 90 अंश तथा AD लंब है BC पर, तो उपरोक्त में सिद्ध कीजिए कि AD वर्ग बराबर BD गुणा AC। तो इस चित्र को हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो हमें दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A 90 अंश है और A से BC पर एक लंब डाला गया है AD। कहने का तात्पर्य है कोण BDA या कोण CDA दोनों 90 अंश के होंगे। और आपको दिया गया है कि जो लंब डालने पर ये दो त्रिभुज बन रहे हैं ADC और BDA, ये दोनों आपस में समरूप होते हैं और मूल त्रिभुज BAC के भी समरूप होते हैं। यह हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया है, त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री और AD परपेंडिकुलर BC सिद्ध करना है। AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC। उपपत्ति, तो उपपत्ति में जो जो हमें दिया है वो हम लिखेंगे। जैसे कि हमें दिया है त्रिभुज ABC में कोण A 90 और AD परपेंडिकुलर BC। इसका मतलब है कि त्रिभुज BAC एक समकोण त्रिभुज है, BC इसका कर्ण है और AD समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर खींचा गया लंब है। अब प्रश्न में हमें प्रमेय दिया गया है कि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब द्वारा जो दो त्रिभुज बनते हैं वे आपस में समरूप होते हैं और मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो इसके आधार पर हम लिखेंगे त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BDA समरूप त्रिभुज BAC। तो अब हम जान चुके हैं कि त्रिभुज ADC और त्रिभुज BDA समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो हम पहले त्रिभुज ADC की भुजा AD लेंगे, तो इसकी भुजा AD है, तो दूसरे त्रिभुज की AD की संगत भुजा BD है। तो AD बटा BD बराबर ADC की भुजा हम ले लेंगे DC और उस दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा ले लेंगे DA। तो आपको मिलेगा AD बटा BD बराबर DC बटा DA। अब DA और AD समान होंगे तो DA को आप AD भी कह सकते हैं। तो AD इंटू AD करेंगे तो AD स्क्वायर हो जाएगा और BD को आप दाएं साइड भेजेंगे तो यह DC के साथ गुणा होगा, तो दाएं ओर मिलेगा BD गुणा DC। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 29, 36 सेमी आंतरिक व्यास वाला एक अर्धगोलीय कटोरा किसी द्रव पदार्थ से भरा है। इस द्रव को 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतलों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे को पूरा खाली करने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। तो हम मान लेते हैं, माना कटोरे के द्रव को खाली करने के लिए कुल n बोतलों की आवश्यकता होती है। आपको दिया गया है अर्धगोले का व्यास 36, तो अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी 36 बटा 2 यानी 18 सेमी। अर्धगोले का आयतन ज्ञात करेंगे, तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2 बटा 3 पाई r क्यूब। तो 2 बटा 3 पाई r की जगह 18 है, तो यह हो जाएगा 18 गुणा 18 गुणा 18। अब हम देखते हैं जो बेलनाकार बोतल है उसकी
त्रिज्या 3 दी गई है और ऊंचाई 6 दी गई है, तो बेलनाकार बोतल का आयतन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की जगह आप 3 लिखेंगे तो 3 गुणा 3 और एच की जगह पर 6 लिखेंगे, तो एक बोतल का आयतन इतना होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि अर्धगोलाकार कटोरी में जो द्रव है वह n बोतलों में भरा जाना है। तो इसका मतलब हुआ कि n बोतलों में भरे द्रव का आयतन अर्थात n बोतलों का आयतन बराबर अर्धगोले में भरे द्रव का आयतन अर्थात अर्धगोले का आयतन। तो एक बोतल का आयतन है पाई गुणा 3 गुणा 3 गुणा 6 और n बोतलों का आयतन हो जाएगा, इसको हम n से गुणा कर लेंगे और अर्धगोले का आयतन आपने ऊपर ज्ञात किया है उसे मान रख लेंगे। अब दोनों ओर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम n ज्ञात करेंगे। n के साथ जो 3 गुणा 3 गुणा 6 है वह दाईं ओर बटा में जाएगा, तो हमें मिलेगा n बराबर 2 गुणा 18 गुणा 18 गुणा 18 बटा 3 यहाँ पर पहले से है और बाईं ओर से 3 गुणा 3 गुणा 6 मिलेगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो हल करने पर यह 72 प्राप्त होगा। तो अतः जो बोतल भरे जाएंगे वे 72 बोतल भरे जाएंगे। प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 62.8 है, समस्त बारंबारताओं का योग 50 है, बारंबारताओं की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, वो वर्गांतर और बारंबारता जिसमें दी गई है और आपने अज्ञात बारंबारताओं F1 व F2 का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से एक सारणी बनाएंगे जिसमें वर्गांतर, मध्यमान, बारंबारता और बारंबारता गुणा मध्यमान करेंगे। तो वर्गांतर हमें दिया गया है 0 से 20, 20 से 40 और इसी क्रम में यह 100 से 120 तक दिया गया है और Fi यानी बारंबारता आपको दी गई है 5, F1 10, F2 7 और 8। हमें F1 और F2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम Xi यानी मध्यमान ज्ञात करेंगे। मध्यमान ज्ञात करने के लिए आप वर्गांतर के जो निम्न और उच्च सीमाएं हैं इन्हें जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे। 0 और 20 को जोड़ेंगे तो 20, 20 में 2 का भाग देंगे 10, 20 और 40 जोड़ेंगे उसमें 2 का भाग देंगे आएगा 30। तो इसी प्रकार अन्य वर्ग भी हम भर लेंगे। अब हम Fi इंटू Xi यानी 10 और 5 को गुणा करेंगे 50, 30 और F1 को गुणा करेंगे 30 F1, 50 और 10 को गुणा करेंगे 500, 70 और F2 को गुणा करेंगे 70 F2, 90 और 7 को गुणा करेंगे 630, 110 और 8 को गुणा करेंगे 880। अब हम सिग्मा Fi ज्ञात करेंगे 5, 10, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा। धन F1 धन F2 को हम ऐसे ही लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हम सिग्मा Fi Xi ज्ञात करने के लिए 50, 500, 630 और 880 को जोड़ेंगे जो कि 2060 प्राप्त होगा और धन 30 F1 धन 70 F2 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए हमें दिया गया है बारंबारताओं का योग 50 है। हमारी बारंबारताओं का योग आ रहा है 30 धन F1 धन F2। प्रश्न के अनुसार यह 50 है तो हम लिखेंगे 30 धन F1 धन F2 बराबर 50। यहाँ से हम 30 को दाईं ओर भेजेंगे तो यह दाईं ओर 50 ऋण 30 अर्थात 20 प्राप्त होगा। बाईं ओर F1 धन F2 वैसा ही रहेगा। तो इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम माध्य का सूत्र लगाएंगे। माध्य बराबर होता है सिग्मा Fi Xi बटा सिग्मा Fi। तो माध्य आपको दिया गया है 62.8। सिग्मा Fi Xi का मान यह है, इसे हम नीचे लिखेंगे और सिग्मा Fi हमें 50 दिया गया है। अब हम 50 और 62.8 को गुणा करेंगे जो कि 3140 प्राप्त होगा और दाईं ओर हम
2060 धन 30 F1 धन 70 F2 को ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद 2060 को हम बाईं ओर भेजेंगे तो यह ऋण 2060 बनेगा। 30 F1 धन 70 F2 को हम वैसे ही लिखेंगे। 3140 में से 2060 को घटाएंगे तो 1080 मिलेगा। अब हम पूरे समीकरण में 10 का भाग दे देंगे तो 10 का भाग देने पर यह 3 F1 मिलेगा, यह 7 F2 मिलेगा और यह 108 मिलेगा। यह है समीकरण 2। समीकरण 2 के नीचे हम समीकरण 1 को 3 से गुणा करके लिख लेंगे। 3 से F1 को गुणा करेंगे 3 F1 धन 3 से F2 को गुणा करेंगे 3 F2, 3 से 20 को गुणा करेंगे 60। अब हम ऊपर की समीकरण में से नीचे की समीकरण को घटाएंगे तो घटाने पर जो नीचे वाली समीकरण होती है उसके पदों के चिन्ह बदल लेते हैं। तो धन 3 F1 को हम ऋण 3 F1 लिखेंगे, धन 3 F2 को ऋण 3 F2 करेंगे और धन 60 को ऋण 60 लिखेंगे। तो धन 3 F1 और ऋण 3 F1 आपस में कट जाएंगे। 7 F2 में से 3 F2 घटाएंगे तो मिलेगा 4 F2। 108 में से 60 कम करेंगे तो मिलेगा 48। तो 4 F2 बराबर 48 है तो F2 बराबर आ जाएगा 48/4 तो यह आएगा 12। तो F2 का मान 12 मिलेगा। अब हम F2 के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है F1 धन F2 बराबर 20। F2 की जगह 12 लिखेंगे तो यहाँ से F1 बराबर मिलेगा 20 ऋण 12 यानी 8। तो इस प्रकार हमें F1 का मान 8 और F2 का मान 12 प्राप्त हुआ। यही प्रश्न का उत्तर होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।